हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको पूरा अच्छे से समझना है। मैं इसे आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले आपको मैं दो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज, और दूसरा होता है केमिकल चेंजेज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में उसकी डायरेक्ट परिभाषा भी पूछ सकते हैं और उसका एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन की क्या खास बात है? फिजिकल चेंज क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, यानी कि उसकी जो पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था चेंज होगी, जबकि उसके रासायनिक संगठन या फिर रासायनिक संरचना, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसकी बाहरी संरचना जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था में उसमें परिवर्तन होगा। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था चेंज होती है। कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती है आपको पता होगा? ठोस, द्रव और गैस। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जो जल है H2O, जल को अगर आप ठंडा करोगे, जल को ठंडा करोगे तो क्या बनेगा? बर्फ़ बनेगा। और बर्फ़ को वापस से आप टेम्परेचर दोगे, वापस जल बनेगा। ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। इसमें अपन देखते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं चेंज हुई है। अर्थात जल है वो लिक्विड फॉर्म में है, बर्फ़ है वो सॉलिड फॉर्म में है। और जल को और गर्म करेंगे तो किस में बनेगा? वाष्प बन जाएगा। तो वाष्प क्या है? गैस है। तो इसमें देख रहे हैं हम कि भौतिक अवस्थाएं चेंज होती है, जबकि रासायनिक गुण अर्थात इसका जो इनका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो इनका चाहे जल हो, बर्फ़ हो या वाष्प हो, उनका केमिकल फॉर्मूला H2O ही होगा। क्या होगा? H2O। जल का भी केमिकल फॉर्मूला H2O है, ये भी H2O। तो रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ओनली भौतिक अवस्था चेंज हुई है। तो इसमें अपन देखते हैं कि जल से वापस बर्फ़ भी बना सकते हैं और वाष्प से जल बनाया जा सकता है। तो ये परिवर्तन की दूसरी खास बात क्या है कि ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। ये परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, टेम्पररी परिवर्तन होते हैं, टेम्पररी चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बारे में इतना ही है। दूसरा जो परिवर्तन है वो है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन, जिसको केमिकल चेंज बोलते हैं, केमिकल चेंजेज। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें कि रासायनिक संगठन में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, और ये स्थायी परिवर्तन होते हैं, परमानेंट चेंजेज होते हैं। इनके बाद में जो नया पदार्थ बनता है उसके द्वारा वापस से जो प्रोडक्ट से वापस आप अभिकारक नहीं बना पाओगे जो पदार्थ। तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि रासायनिक परिवर्तन लिखिए, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, जबकि उसमें क्या खास बात है? इसमें कि स्थायी होते हैं ये परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन यानी कि परमानेंट, इनमें जो चेंज हो गया वो हो गया। अब इसके एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा में आप क्या लिखोगे कि रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें रासायनिक संगठन और गुणों में परिवर्तन होता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्या लिखोगे कि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन में जो केमिकल संगठन होता है उनमें परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और ये स्थायी प्रकार का होता है, स्थायी होता है। ठीक है,
तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में इतना है। अब रासायनिक परिवर्तन के लिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए रासायनिक परिवर्तन जैसे कि मोमबत्ती का जलना, जो भी दहन की जो भी प्रक्रियाएं होगी वो रासायनिक परिवर्तन में आएगी। कि जैसे दहन हो रहा है, जैसे मोमबत्ती जैसे क्या है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल रही है तो वापस से आप उसे वापस प्राप्त नहीं कर पाओगे, जैसा जल गई वो जल गई, ठीक है। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन में और एग्जाम्पल बताऊं, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग, ये आप लिख लीजिए, मोमबत्ती का जलना, जो भी दहन की प्रक्रिया होगी, मोमबत्ती का जलना, जितनी भी दहन की जो प्रक्रियाएं होगी वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और दूसरा क्या है, लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, दहन की जो भी प्रक्रिया, जैसे कि दहन के बाद में राख बनती है, उससे वापस आप जो प्रोडक्ट जो दहन हुआ है वो वापस नहीं बन पाएगा। और भी बहुत सारे परिवर्तन है, दूध का दही में बदलना, दूध का दही जो रिएक्शन होती है उसके बाद में दही बनता है, तो दही से वापस दूध नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हम देख रहे हैं कि स्थायी प्रकार के परिवर्तन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें खास बातें यही है। और दूसरी बात यह है कि रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, जो प्रोडक्ट बना है वो उससे वापस आप जो पहले प्रोडक्ट था, जो पहले अभिकारक था वो वापस आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये हो गए रासायनिक परिवर्तन। जबकि भौतिक परिवर्तन की एक खास बात और यह है कि जिस कारण से परिवर्तन किया गया है, अगर उस कारण को हटा दिया जाए तो वापस से उसे वापस प्राप्त किया जा सकता है भौतिक परिवर्तन में। कारण को उठाने के बाद में, कि जैसे कि जल को आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद में वाष्प बना, तो कारण क्या है, गर्म करना। लेकिन गर्म करने के कारण को हटा दिया, उसकी जगह आपने उसको ठंडा किया, तो वापस से आप जल प्राप्त कर सकते हो, वाष्प से जल। तो ये है दोनों में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ेंगे जो रासायनिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शन, उनके बारे में अपन पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको दर्शाने के लिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अपन क्या करते हैं, एक इक्वेशन यूज करते हैं जिसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं या रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के बारे में एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है उनको विज्ञान में जिस तरह दर्शाया, जिस समीकरण से दर्शाया जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं को, तो उनको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। कैसे हैं रासायनिक समीकरण, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इससे अपन पूरा रासायनिक समीकरण के नियम समझ लेंगे। कि रासायनिक समीकरण के रूल पूछते हैं कि क्या रूल है, तो वो शॉर्ट नोट बन जाएगा। जैसे N2 नाइट्रोजन है, वो H2 से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, अमोनिया बनाता है। ये एक मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या ये है N2 3H2 और 2NH3, तो ये है एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। अब इसके रूल एग्जाम में पूछते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है कि जो तीर का निशान होता है रासायनिक समीकरण में, अभिकार, पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने अभिकारक पहले वर्ड यूज किया अभिकारक, तो इसमें आप अभिकारक देखिए, ये दोनों अभिकारक है और दो अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये रूल में आएगा, आपको लिखना है इसको बस। अभिकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ दो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनका रोल होता है रासायनिक अभिक्रिया में, तो वो अभिकारक होते हैं। और ये किधर होते हैं, तीर के निशान के दाईं तरफ, सॉरी बाईं तरफ, किधर होते हैं, बाईं तरफ होते हैं। बाईं तरफ होंगे वो होंगे अभिकारक। तो इधर आप देख सकते हो इस समीकरण में बाईं तरफ है वो है अभिकारक। और दूसरा है, इनको अभिकारक को क्रियाकारक भी बोल सकते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट, जिनको उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद,
प्रोडक्ट, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में नए बनने वाले पदार्थ, नए बनने वाले पदार्थ, नए बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। और ये तीर के निशान के दाईं तरफ होते हैं। और एक रूल में आपको ये भी लिखना है कि दो अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान होता है। अभिकारक आपको आपकी लैंग्वेज में लिखना है, इसे मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या लगेगा? तीर का निशान लग रहा है, देखो ये लग रहा है। दूसरा है नंबर 4 रूल क्या है? संतुलन, बैलेंस, संतुलित अवस्था। किसकी संतुलित अवस्था होगी? समीकरण की। इसमें क्या होगा कि एक नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, आपने सुना होगा, पहले भी पढ़ा होगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ओनली ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण ये क्या है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ओनली उसे केवल क्या कर सकते हैं? उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे भी इस इक्वेशन में भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा कि जो भी अणु और परमाणु भाग लेंगे, वो इधर जो प्रोडक्ट में है वो उनकी संख्या और अभिकारकों की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो इसमें नाइट्रोजन के 2 है, इधर भी नाइट्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन के 6 अणु है, 3 दूनी 6, ये 6 अणु हाइड्रोजन के है। तो दोनों साइड में संतुलित है समीकरण। तो समीकरण जब संतुलित होगा तभी आपका समीकरण सही होगा। ये हो गए। उसके बाद में कुछ पदार्थ की अवस्था, मैंने आपको बताया पदार्थ की अवस्था, तीनों पदार्थ की अवस्था के प्रतीक, पदार्थ की अवस्था को प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? प्रतीक के द्वारा। अब कौन कौन से प्रतीक है? ठोस के लिए सॉलिड मतलब S, द्रव के लिए लिक्विड, द्रव के लिए क्या हो गया? द्रव के लिए लिक्विड है। द्रव लिक्विड। और गैस के लिए G, क्या है? गैस के लिए G। ये अवस्थाएं दर्शाई जाती है। जैसे कि ये गैस है तो यहाँ गैस हो गया, ये भी गैस है, G, ऐसे अवस्थाएं दर्शाई जाती है। दूसरा है टेम्परेचर। जो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें तापमान की ज़रूरत होती है तभी वो क्या होगी? संपन्न होगी। तो यहाँ पे जैसे मान लो कितना टेम्परेचर दिया गया है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? तीर के निशान के ऊपर। ठीक है। अब एक और आप लिख लीजिए। एक नियम और क्या है कि जो उष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है, जिनमें कुछ अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है अभिक्रिया संपन्न होने में, तो वो उष्माशोषी अभिक्रिया है। उनके लिए जो अभिक्रिया होगी उसमें अणु के पास आप लिखोगे माइनस का, नेगेटिव जो चिन्ह है वो लिखोगे, और धनात्मक किसमें आएगा? जहाँ पे उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, उष्मा प्राप्त हो रही है, तो उसमें धनात्मक चिन्ह आएगा। ये मुख्य नियम थे, रूल्स थे रासायनिक समीकरण लिखने के। तो आपको ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ेंगे जो अपना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। इतना आपको समझ में आया होगा। अब है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैं आपको मुख्य जो रासायनिक अभिक्रिया है जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्ट नोट आ सकता है। रासायनिक अभिक्रिया, इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है और बड़ा नोट भी आ सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो बड़ा नोट होता है, बिग नोट, उसमें पूरी रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखनी होगी। तो सबसे पहले आज अपन 2 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहली है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस नाम से प्रतीत ये हो रहा है कि प्रतिस्थापन यानी कि किसी परमाणु या समूह के द्वारा अभिकारकों में किसी परमाणु अथवा समूह के द्वारा किसी दूसरे परमाणु अथवा दूसरे समूह का प्रतिस्थापन करना प्रतिस्थापित अभिक्रिया होती है।
प्रतिस्थापित जो प्रतिस्थापन की रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आपकी बुक में भी दे रखा है। बेस्ट एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ, जो देखिए ये परमाणु है, ये इस परमाणु का प्रतिस्थापन कर देगा, अभिक्रिया करवाएंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, ZnSO4, और जो है कॉपर है वो धातु अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिंक है वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, तो ज़्यादा क्रियाशील धातु का कम क्रियाशील, ज़्यादा क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देगी। तो आपको लिखना है जब अभिकारकों में जब रासायनिक अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि किसी परमाणु अथवा समूह है के द्वारा दूसरे परमाणु अथवा समूह का प्रतिस्थापन हो जाना, ऐसी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन से परमाणु अथवा समूह द्वारा? किसी अधिक क्रियाशील परमाणु अथवा समूह द्वारा। अब दूसरी अभिक्रिया जो है वो द्विस्थापन अभिक्रिया। ये दोनों एक जैसी ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो परमाणु अथवा समूह के द्वारा दो परमाणु अथवा समूह का क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट को अभिक्रिया करवाएंगे 2NaOH से, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो देखिए इसमें दोनों का प्रतिस्थापन होगा। जो सोडियम करेगा वो प्रतिस्थापित किसका कर देगा? सोडियम है कॉपर का प्रतिस्थापन करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? Na2SO4 बनेगा। और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो सल्फेट हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या करेंगे? उससे क्या बनेगा? CuOH2 कॉपर जो प्रतिस्थापित हुआ है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें दोनों परमाणु समूहों का प्रतिस्थापन हुआ है। इसमें सोडियम का जो अधिक क्रियाशील धातु है कॉपर की तुलना में, तो कॉपर का प्रतिस्थापन कर देती है। बचा जो कॉपर वो क्या करेगा? इससे हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करके ये उत्पाद बनाएगा। ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएं हैं। आपको इसका ये जो समीकरण है केमिकल इक्वेशन वो याद रखना है और इसकी परिभाषा आपको लिखनी है अच्छे से। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।